प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों को मेरा वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य एकेडमी विक्रमादित्य आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, इस समय हमारे चैनल पर इतिहास का बैच चल रहा है और मैंने एक नवीन टॉपिक के तहत भारतीय इतिहास के महानायकों का हम यहां वर्णन कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसी क्रम में आज मैंने बहुत सारे महानायकों के बारे में आपको बताया है और एक सटीक क्रमबद्ध जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। इसी क्रम में आज हम एक नए महानायक को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, जिनका नाम है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन भारत के इतिहास का एक शक्तिशाली सम्राट ही नहीं था, अपितु भारत के इतिहास में हमारे समक्ष एक महानायक के रूप में भी आता है। ठीक है, इसके बारे में मैंने पहले ही आपके को स्पष्ट कर दिया था कि महानायक होने के लिए कोई आवश्यक नहीं है कि कोई सामान्य व्यक्ति से ऊपर उठा हो या कोई लोकतांत्रिक जमाने में ही कोई व्यक्ति महानायक बन सकता। राजतंत्र के जमाने में राजा, सम्राट, बादशाह भी महानायक हो सकते हैं, क्योंकि जनता का प्रतिनिधित्व, जनता का नेतृत्व वही करते हैं। खैर, हर्षवर्धन निश्चय ही थानेश्वर के वर्धन वंश के शासक थे। इनके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था और कहा जाता है कि प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे। एक पुत्र का नाम राज्यवर्धन, दूसरे पुत्र का नाम हर्षवर्धन। लेकिन पिता की मृत्यु के बाद राज्यवर्धन गद्दी पे बैठे, लेकिन गौड़ नरेश शशांक के विश्वासघात से, बंगाल नरेश शशांक के विश्वासघात से उनकी हत्या हो गई और उसके बाद गद्दी पर बैठे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जब गद्दी पर बैठा तो निश्चय ही उत्तर भारत जो था उसमें एकीकरण की शक्तियां लगभग समाप्त हो चुकी थी। छोटे छोटे राज्यों में भारत बढ़ चुका था, उत्तर भारत बढ़ चुका था। खैर, दक्षिण भारत की स्थिति तो और विषम थी। अब प्रश्न ये उठता है कि हर्षवर्धन महानायक के रूप में कैसे हमारे समक्ष आ गया। तो इसके लिए हमको इसकी उपलब्धियां जरूर देखनी पड़ेगी। कहा तो यह भी जाता है कि भारत के इतिहास में हर्षवर्धन उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था, यानी कि इसके बाद कोई सम्राट नहीं बना और कुछ दिन बाद तो मध्यकाल आते ही भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो गई। हालांकि राजपूत काल इसके बाद आया, लेकिन राजपूतों में भी कई राजपूतों में राजवंश भारत बटा हुआ था। एकीकरण तो करने वाला अगर देखा जाए तो अंतिम भारत का जो उत्तर भारत का जो अंतिम हिंदू सम्राट था उसको हर्षवर्धन को ही माना जाता है। अब हर्षवर्धन हमारे समक्ष महानायक के रूप में कैसे आ गया? पहली बात, हर्षवर्धन ने जो एकीकरण की प्रक्रिया गुप्त काल के बाद समाप्त हो गई थी, उसको इसने पुनः प्रारंभ किया और लगभग समस्त उत्तर भारत पर हर्षवर्धन ने अपना अधिकार किया और पूरे उत्तर भारत का लगभग एकीकरण कर दिया। यह पहली कसौटी है जो उसको महानता की श्रेणी में, भले ही एक राजा के रूप में, एक सम्राट के रूप में, एक राज्य के आकांक्षा के रूप में, भले ही वो राज्यों को जीत रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी एकीकरण के शक्ति के रूप में उसने समस्त उत्तर भारत को एक किया। पहली बात। इसके अलावा कहा जाता है कि उसके जमाने में चीनी यात्री ह्वेनसांग भी आया था। ह्वेनसांग कहता है कि अपने राज्याभिषेक के बाद हर्षवर्धन ने उत्तर भारत में युद्ध किया और पंच भारत का स्वामी बना। तो पंच भारत शब्द किसके लिए कह रहा था बहुत स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन यह तो निश्चय हो रहा है कि उत्तर भारत को उसने जीत लिया। इसके अलावा कहा यह जाता है कि हर्षवर्धन अपने जीवन के अगले चरण में बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। हालांकि प्रारंभ में तो वो शैव भक्त था, बाद में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। अब जो काम बौद्ध धर्म के लिए अशोक कर रहा था, हालांकि अशोक तो बहुत बड़ी मात्रा में बौद्ध धर्म का प्रचार किया, लेकिन बहुत बड़े अर्थों में हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म
के प्रचार में महती भूमिका निभाई। कहा यह भी जाता है कि उसने कन्नौज में एक बहुत बड़े धर्म सभा का आयोजन किया था और इसकी अध्यक्षता उसने ह्वेनसांग से कराई थी। यहां तक कि कई केसों में तो उसने यह भी कह दिया था कि ह्वेनसांग से कोई डिस्कशन नहीं करेगा, शास्त्रार्थ नहीं करेगा, क्योंकि ह्वेनसांग ने यह कह भी दिया था कि हमें शास्त्रार्थ में जो पराजित कर देगा उसको हम अपना गला काट कर उसके चरणों में चढ़ा देंगे। हालांकि बाद में विद्रोह हो गया, हर्षवर्धन पर जानलेवा आक्रमण भी किया गया, क्योंकि ब्राह्मणों में विद्रोह हो गया कि भाई ऐसे कैसे होता, हम इसे शास्त्रार्थ करके इसको हराएंगे, लेकिन हर्षवर्धन ने कह दिया था कोई शास्त्रार्थ नहीं करेगा। तो खैर बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए हर्षवर्धन निश्चय ही एक महानायक के रूप में, बौद्ध धर्म में एक नायक के महानायक के रूप में उसका वर्णन है। तो उत्तर भारत का एकीकरण, दूसरा बौद्ध धर्म के एक प्रचारक के रूप में या बौद्ध धर्म को के एक स्वीकारक के रूप में निश्चय ही हमारे समक्ष एक महानायक के रूप में उपस्थित था। इसके अलावा भारत के इतिहास में हर्षवर्धन एकमात्र ऐसा शासक था जो प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। महामोक्ष परिषद में प्रत्येक 5वें वर्ष पश्चात महामोक्ष परिषद में हर्षवर्धन अपना सर्वक्ष न्यौछावर कर देता था, सब कुछ दान देता था और अपने बहन द्वारा दिए गए वस्त्र को पहनकर वो वापस आता। निश्चय ही भारत के इतिहास में अशोक एक दानवीर कर्ण के रूप में भी नामी है। ये उसके महानता और महानायक का दूसरा बड़ा गुण है। कहा यह भी जाता है कि अशोक के जो दिन था, एक दिन था, वो 3 भागों में विभाजित था, जिसमें पहले चरण में तो प्रशासनिक कार्य करता था, लेकिन दूसरे चरण में जो है वह धार्मिक और जनहित के कार्य करता था। अब आप इससे अंदाजा लगा दें कि अपने प्रजा के लिए वो कितना कल्याणकारी शासक रहा होगा। एक अपने दिन के एक भाग में तो वो प्रशासनिक कार्य करता था, लेकिन बाकी 2 भागों में धार्मिक और जनहित के कार्य करता था। अशोक का एक स्टेटमेंट उसको महानायक बनाने के लिए मुझे लगता है पर्याप्त है। अशोक कहता है कि लक्ष्मी का जो फल है वो दान देने और दूसरों के यश की रक्षा करने में। माइंड करिएगा, हर्षवर्धन कहता है, हर्षवर्धन बंसखेड़ा और कहीं अशोक निकल गया है, इसके लिए क्षमा करिएगा। हर्षवर्धन बंसखेड़ा और मधुबन अभिलेखों में कहता है कि लक्ष्मी का फल यानी धन का फल दान देने तथा दूसरों के यश की रक्षा करने में है। मनुष्य को मन, वाणी तथा कर्म से प्राणियों का हित करना चाहिए। अब आप सोच लीजिए, एक शासक के रूप में नहीं, जैसे वहां अशोक दिख रहा था वैसे हर्षवर्धन भी यहां दिख रहा अभिभावक के रूप में। मनुष्य को मन, वाणी तथा कर्म से प्राणियों की हित करना चाहिए। निश्चय ही यह वक्तव्य एक तरफ तो दानवीर कर्ण के रूप में दिख रहा है, दूसरी तरफ अपने लक्ष्मी का, अपने धन संपदा का जनता के यश के लिए, जनता के को दान देने के लिए वो प्रयोग भी कर रहा है। आपने एक तरफ देखा कि उसका कैसा उसका दिन जो है वो 3 भागों में बटा हुआ था। एक ही भाग में प्रशासनिक कार्य करता था, दूसरे में जनहित और धार्मिक कार्य करता था। यानी बहुत सारी चीजें ऐसी दिख रही हैं जो हर्षवर्धन को भारत के इतिहास का एक महानायक तो सिद्ध कर ही रही है। देखिए, एक बात हमेशा याद रखना है कि केवल युद्धों से, साम्राज्य विजय करने से ही कोई महानायक नहीं होता है। मनुष्य महानायक यहां होता है अपने चरित्रों से, अपने संस्कारों से, अपने संस्कृतियों से, अपने नैतिक कार्यों से, अपने आदर्शों से। और निश्चय ही इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत सारे नैतिक आदर्श हर्षवर्धन के अंदर थे, जो मैं आपको बता रहा हूं, चाहे दानवीर कर्ण के रूप में, चाहे जनता के सेवक के रूप में, चाहे जनता के यश की रक्षा करने के रूप में। ये तमाम ऐसे गुण हैं जो उसे अन्य राजाओं से अलग करते हैं
और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर्षवर्धन का नाम जब हमारे समक्ष आता है तो हमारे समक्ष एक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में हर्षवर्धन आता है। ये अलग की बात है कि वो समस्त उसके आलोचक तो यह कहते हैं कि वो युद्ध में पराजित भी हुआ, उसके आलोचक तो यहां तक कहते हैं कि उत्तर भारत को भी संपूर्ण रूप से नहीं जीत पाया, उसके आलोचक तो यहां भी कहते हैं कि दक्षिण भारत के में वो भारत के अपने राज्य में मिला नहीं सका। बहुत आलोचक कहते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि हर्ष को महान नहीं था, बल्कि वाण और ह्वेनसांग ने उसे महान बना दिया। निश्चय ऐसे लोगों को मधुबन और बंसखेड़ा का अभिलेख देखना चाहिए। निश्चय ही ऐसे लोगों को पुलकेशन द्वितीय जिसने अशोक को परास्त किया था उसके अभिलेखों को देखना चाहिए थे, जिसमें हर्षवर्धन को सकलोत्तर पतनाथ भी कहा जाए, उत्तर भारत का स्वामी कहा गया है। निश्चय ही ऐसे लोगों को नेपाल में चलाए गए हर्ष संवत को देखना चाहिए। ये सभी वे अभिलेख हैं जो हर्ष को एक महान सम्राट सिद्ध करते हैं। अर्थात हर्षवर्धन भारत के इतिहास का एक महानायक हो जाता है, हमारे समक्ष एक महानायक के रूप में उपस्थित होता है। केवल यह कह देना कि हर्षवर्धन मात्र एक सम्राट था, एक बादशाह था, उसके अंदर कोई ऐसे नैतिक गुण नहीं थे जो उसे एक सम्राट से महानायक बनाते हो, ये बिल्कुल गलत है। हमेशा याद करिएगा कि हमारे देश में दो मुगल बादशाह हुए, एक अकबर, एक औरंगजेब। अकबर से बहुत बड़ा राज्य औरंगजेब था, लेकिन औरंगजेब हमारे देश में दानवीय शासक के रूप में आता है। लेकिन अकबर वहीं अपने कुछ महान कार्यों के लिए अकबर महान के रूप में जाना जाता है, क्योंकि निश्चय ही अकबर ने कुछ समाज सेवा का कार्य किए जिससे उसके आगे केवल अकबर सम्राट ने मिलकर अकबर महान। लेकिन औरंगजेब ने उससे ज्यादा साम्राज्य जीता, लेकिन उसको अकबर औरंगजेब दानव के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार हम यहां हर्षवर्धन के लिए ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है ना, हर्षवर्धन के अंदर साम्राज्यिक गुण तो थे, लेकिन इसके बावजूद उसके अंदर बहुत सारे नैतिक गुण थे, और यही नैतिक गुण जो हैं हर्षवर्धन को एक महान शासक बनाते। कहा भी जाता है कि उसके दरबार में वाण भट्ट रहते थे, जिन्होंने हर्षचरित और कादंबरी नामक ग्रंथ लिखा। यही नहीं, हर्षवर्धन स्वयं एक विद्वान था। प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली, ये 3 किताब खुद हर्षवर्धन ने लिखे थे। ठीक है, इस प्रकार से आप देख रहे हैं, महान भी था, विद्वान भी था, सम्राट भी था। ये तमाम सारी चीजें ये बता रही हैं कि हर्षवर्धन केवल सम्राट नहीं था, बल्कि भारत के एक महानायक के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होता है। ठीक है ना। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि जब हर्षवर्धन ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया तो वहां के चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर उसको परास्त किया। हालांकि हर्ष का दक्षिण प्रसार रुक गया। हर्षवर्धन के बारे में यह भी कहा जाता है कि हर्षवर्धन ने 100 गांव दान में दिए थे, किसके? नालंदा विश्वविद्यालय के लिए। ये तमाम चीजें हर्षवर्धन को हमारे समक्ष एक महानायक के रूप में सिद्ध करती हैं। निश्चय ही हर्षवर्धन उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट तो था ही, साथ में वह भारत का एक प्राचीन इतिहास के भारत का एक महानायक भी था। निश्चय ही ऐसा कहा जाए। ठीक है ना। इस प्रकार आज हम हर्षवर्धन के बारे में, आज मैंने महानायक के बारे में आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक नए महानायक के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद। यार ये रह गया, सुनो।